कि ऐसा क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और क्या अच्छा हो सकता था। और फिर वापस उसी सवाल को कंटिन्यू करते थे कि भाई अगर आपको बना दिया जाता पॉलिसी मेकिंग, या फिर आपको करना होता ये इन 10 सालों में, तो ऐसा क्या करते जो गवर्नमेंट नहीं कर पाई। हम्म। मैंने कहा भाई ये मेरा इसमें फिर सिविल सर्वेंट की पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी तो कहाँ गई? आप फिर सरकार बिल्कुल। चेंज हो जाएगी, फिर आप उस सरकार के, तो यहाँ तो आपने एकदम इस तरह से बात कर दी ना कि अभी सरकार है, हम सरकार के कर्मचारी हैं, तो इसलिए कोई चीज गलत नहीं हुई होगी। तो फिर मैंने बोला कि सर इसमें पोर्नोग्राफी और ऐड करना चाहता हूँ, वो बड़ा रीजन है। तो उन्होंने एक बार तो बोला क्या तो फिर वापस बोले कि अच्छा, बोले सर पोर्नोग्राफी। तो बोले ओके, क्यों, कैसा, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर टेक्निकल फ्रॉम यू, बिकॉज तुम प्रोफेशनल हो। तो ये तो बहुत जनरल बात है। मुझे लगता है कि ये काफी ही अच्छा एक इनको सुनना भी काफी अच्छा लगा और उन्हें भी काफी अच्छा लगा होगा। तो सारे लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आपने बिल्कुल शांति से दिए। तो ये नमस्कार देखते हैं। साथियों, स्वागत है आप सभी नमस्कार। का डिसरप्टर्स के अगले एपिसोड में, जहाँ पे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं बुचर जी का मॉक माफ। इंटरव्यू। नेपोलियन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपका स्वागत है नेपोलियन जी। बुचर जी का, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मॉक इंटरव्यू लिया था और उनका 10 तारीख को आरपीएससी इंटरव्यू हो गया है, तो आज वो अपना एक्सपीरियंस इंटरव्यू का शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बुचर जी, कैसे हो आप? जी, बहुत अच्छे हैं सर। अभी इतना फ्री महसूस कर रहा हूँ मैं इंटरव्यू देके, पूछो मत। इस एग्जाम के तीनों फेज मेरी तरफ से तो फ्री हुए। फ्री हो लिया आप एक बार, अगली बार इस बार वाली से तो फ्री हो लिया, अब अगली बार वाली हाँ, के लिए तैयार हो जाओ। अगली तो बार वाली भी है, देखते हैं सर। हाँ जी, बताएं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, किसका बोर्ड था, कैसा मतलब इंटरव्यू के पहले महसूस कर रहे थे, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं इंटरव्यू से पहले तो देखो बाकी सब लोगों की तरह नर्वस ही था। प्रिपरेशन में इंटरव्यू की क्या कर सकते हैं, मतलब उस दिन हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में, तो शायद आप लिंक भी शेयर कर देंगे। सबको पता चल जाएगा कि हमने क्या डिस्कस किया था, कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाए। उसने बहुत हेल्प की। स्पेशली जो आपकी कुछ टिप्स थी कि जो थिंकिंग आउट लाउड वाली, वो मेरे दिमाग में लास्ट तक रही थी। उसके अलावा जो ट्रायंगल वाला जो था, आपको कहाँ देखना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहने वाली हम्म। बात जो बना की थी, पर्सनालिटी। तो इस तरह की चीजें ने हेल्प तो की थी मेरे को बहुत। तो उसके अलावा फिर आपने जो हमारा मॉक इंटरव्यू लिया, और वो भी बहुत हेल्पफुल रहा। उसके जो रिस्पॉन्स आए और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ था। अपने शायद 2 दिन पहले ही लिया था मॉक इंटरव्यू। हाँ, तो एक दिन पहले। एग्जाम एक दिन पहले ही। निपुण जी ने आपका बैकग्राउंड नहीं दिख पा रहा शायद मुझे। एक मिनट मैं। तो तो खैर, फिर उसके बाद जब रियल वाला जो मॉक, मतलब जो हुआ वहां, जो मॉक हुआ, मॉक क्या मतलब ओरिजिनल वाला, उसके उस वो बिल्कुल अलग था। मतलब वो कई मायनों में अलग था। कई मायनों में ओवरऑल काउंट तो वो बेटर था। वो एक्सपीरियंस भी बेटर था वो वहाँ तो पे, रियल था ना माहौल। यार। वो रियल भी था, लेकिन ऐसा बोलते थे ना कि रियल में आप ज्यादा नर्वस हो जाओगे, वहाँ पता नहीं कैसा माहौल रहेगा। इसके उलट ही थी चीजें। वहाँ तो मुझे थोड़ा इजी लगा, और मॉक से ज्यादा इजी था। और क्वेश्चन भी मॉक से अच्छे थे, और डिस्कशन टाइप का ज्यादा लगा मुझे, और ना कि रैंडम फैक्चुअल क्वेश्चन। हो सकता है ये मेरे लिए पर्सनली ऐसा हुआ हो कि मेरी किस्मत अच्छी रही। तो इस तरह से चला ये कुछ। बाकी आप कुछ और स्पेसिफिकली पूछें, या फिर मैं चालू कर दूं मेरी पूरी बातें। नहीं, जो आपका एक्सपीरियंस है आप वो बताओ। बोर्ड चलो वोर्ड फिर मैं किसका था बताता आपका? हूँ। बोर्ड सर, जैसे आपको पता होगा, वहां जाते हैं अपन कॉइन उठाते हैं। मेरे टाइम में क्या 3 बोर्ड बैठे हुए थे। हाँ। तो जब सुबह पता नहीं होता, हमें जाते हैं तो कि कौन सा बोर्ड बैठे हैं आज, कौन कौन से मेंबर का बोर्ड है, ये हमें सुबह आइडिया नहीं होता। फर्स्ट पारी में था मेरा। हाँ। तो जैसे कि, और जब मैं वहां गया तो सबने कॉइन उठा लिए थे, क्योंकि 9 बजे एंट्री होती है। तो अगर मैं बता दूं, अगर आप 9 बजे पहुंचोगे ना, तो 21 में हम्म। से आपके 15 कॉइन तो उठ चुके होंगे उसमें से। अगर आप अपनी किस्मत खुद सेलेक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा कौन सी 8:30 में कॉइन, पहुंचना कॉइन चाहिए। क्या है ये मतलब? कॉइन का मैं बताता हूँ सर, ये ऐसा है कि टू इन्फ्यूज सम ट्रांसपेरेंसी। तो आरपीएससी हम्म। ऐसा करती है कि बाउल रखती है, उसमें 1 to लेकर 21 तक, अगर 3 बोर्ड बैठे हो, नंबर रखती है। क्योंकि अमूमन एक बोर्ड 7 जनों का इंटरव्यू लेता है। तो होता क्या है कि सर, वो 21 सिक्के रखे होते हैं से, अपने प्लास्टिक के से कॉइन, उसमें नंबरिंग होती है। आप जाते हो और एक कॉइन वहां से पिक करते हो। तो उस पे आपका जो कॉइन आया, तो 1 to 7 एक बोर्ड है। वो बोर्ड कौन सा है हमें पता नहीं। 8 to 14 अगला बोर्ड, और 15 to 21 अगला बोर्ड। तो इस तरीके से फिर वो बिठा भी इस तरीके से देते हैं आपको कि 1 to 7 एक जगह बैठ जाओ। और फिर वहां से एक पियोन आता है और आपको ऊपर लेके जाता है। फर्स्ट 3 बंदों को, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 को एक एक करके ले जाता है, एक साथ भी ले जाता है। तब आपको पता चलता है कि अच्छा, ये वाला बोर्ड आया मेरे। तो ये कहानी आपको इस तरह से पता चलती है बोर्ड की। तो दिखने में तो बहुत ट्रांसपेरेंट ही है। आपको नहीं पता होता कि आपका बोर्ड में कौन सा आएगा। और क्योंकि आप चूज करते हो, तो मेरे केस में मैं 9 बजे पहुंचा था, तो लगभग 15 जनों ने तो उठा लिया था। 5-7 जने और कॉइन थे, तो मैंने बोला सब उठा लो। जो लास्ट मेरा कॉइन बचा, वो मेरा 6 था।
अच्छा, क्योंकि मैं चूज करता हाँ, तो लास्ट कौन अमिताभ बचा था वो बच्चन मैंने टाइप। वो मेरा था इस तरीके से रहा। तो अब मुझे पता नहीं था ये सिक्स अच्छा है कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता था कि सिक्स का मतलब मैं सेकंड लास्ट होऊंगा इंटरव्यू देने वाला। अच्छा। तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ कि चलो मैं अभी लेट है इंटरव्यू, इतनी जल्दी तो नहीं है। फिर थोड़ी देर में जो फर्स्ट तीन बच्चे गए ऊपर, उनको कहीं ले गए, और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पैरेलली चलता रहता है। और जब पियोन जब वापस आया, तो मैंने तो ऐसा किया कि भाई उनसे पूछ लिया कि सर किसका बोर्ड है बता दो। तो यूजुअली वो बोलते हैं ऊपर जाओगे तो पता चल जाएगा, तो मैंने पूछा कि सर किनका है बता ही दो, तो उन्होंने बता दिया कि सर केसरी जी का है आपके दो। तो केसरी जब जी तक का। ये तीन तीन, नाइस। हाँ केसरी सिंह जी का, तो मुझे जब उस टाइम पता चला। हाँ, मैं एक चीज क्लियर कर दूं जी, कि प्री देने के जस्ट बाद केसरी जी का एक वीडियो आया था न्यूज में, कि जिसमें वो कह रहे थे कि थोड़ा सा ढर्रा हमें चेंज करना है। तो तब हम दोनों यही बात कर रहे थे कि यार बच्चन जी के साथ जो उन्होंने उस दिन यूनिवर्स को सिग्नल भेजे, वही सारी चीजें हो गई। हाँ, कंटिन्यू तो करो। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि यार चलो ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल लेवल पे देखो हम कभी इतना प्रिपेयर होते नहीं है। तो जो मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा था कि सर बाकी लोग बहुत फैक्ट पूछते हैं, और हम्म। स्पेसिफिकली राजस्थान का या फिर कुछ भी रैंडम, तो मुझे लगता है कि वो मैं आता होगा कि मैं तो अभी कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करूंगा। तो केसरी जी के साथ ये था कि यार मोर और लेस टॉक्स ज्यादा हो रही थी, डिस्कशन ज्यादा हो रहे थे, ट्रांसक्रिप्ट में भी दिख रहा था। या फिर आईआर पॉलिटी या इस तरह की चीजें थी तो अपन हाँ। जहाँ कंफर्ट फील करते हैं, या फिर वही जो आपने आपका। पहले बात की थी कि हम डिस्कशन वहाँ पे चले, आपका तो ज़्यादा बेहतर हाँ है, सवाल जवाब की हाँ बजाय। हाँ। हाँ, बट मोस्ट ऑफ का रिएक्शन ये था कि बच्चे घबरा गए, वो प्रिजुडिस जो मन में बना रखी थी उन लोगों हाँ, ने कि वो भाई तो नाम केसरी जी, सुनते ही, हाँ। नाम सुनते ही तो काफी लोग थे, जिसमें मोस्टली तो कहना नहीं चाहिए लेकिन कुछ गर्ल्स तो बिल्कुल, मेरे बैच में एक थी, तो एक और एक दो नए बंदे जो वो थोड़े वो बोले अरे नहीं नहीं, पता नहीं क्या होगा। हम्म। तो यहाँ पे मैं क्विक सजेशन यही है कि कोई भी प्रिजुडिस मत लेके चलो आप। जो सोचा बाद में उन्हीं बच्चों ने, मेरा तो था ही मैं रिलैक्स था, लेकिन उनका भी यही रिएक्शन था कि अरे यार फालतू हवा बना रखा है, एवरीथिंग इज वेरी रिलैक्सिंग वहाँ पे, काम में, और बहुत ही अच्छा माहौल था, जैसा हम्म। जैसा हम सोचते हैं उसका उलट। ओके। तो ये कुछ रहा, फिर हमने भी वेट किया भाई एक एक बच्चा, तो फर्स्ट तीन तो वापस आए, तो उन्होंने आते ही टेबल से पानी उठा के इस तरीके से पिया हड़बड़ाहट में कि मुझे लगा कि अंदर कुछ तो खतरनाक हो रहा है लेकिन जैसे ही एक दो बंदे और आए, उन्होंने बोला जो थोड़े शायद अच्छे प्रिपेयर थे, उन्होंने बोला यार अंदर बहुत आराम का माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और कि मैं थोड़ा ये अखबार तो पढ़ के गया था सुबह वाला, क्योंकि मुझे थोड़ा जितना टाइम मिला मैंने फटाफट एक बार हेडलाइंस वगैरह देख ली थी कि यार क्या क्या मुद्दे हैं। उसके अलावा कुछ लोग उसके टाइम में भी लेके जाते हैं, मतलब अंदर भी पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह। आपका जो हम्म। फोल्डर है, फोन तो अलाउड होता नहीं है, बुक्स भी अलाउड नहीं होती, वो फोल्डर में ही छोटी डायरी, कुछ लोग अपने नोट्स वगैरह लेके जाते हैं और वहाँ एंड टाइम तक पढ़ते रहते हैं, जो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। और क्योंकि मुझे आप लोगों ने यार एक दो और सीनियर्स ने भी ये बताया था कि भाई आप है ना उस इंटरव्यू की वेटिंग टाइम में इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचेंगे जितना, उतना इंटरव्यू अच्छा हम्म। होगा। तो मुझे लगा ये तो खुद अपनी तरफ से अपनी ही ओके। सामान लेके जा रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि आप उस छोटी डायरी में सब कुछ लेकर ले जा नहीं सकते, और फिर आप अगर किसी बारे में सोचोगे तो 10 और फैक्ट्स पॉपअप होंगे, और उनके आंसर ढूंढने के लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं होगा, और आप एंजाइटी में आ जाओगे कि यार मेरे को ये प्रिपेयर नहीं है, मुझे ये याद नहीं है, एक बार देख लूं, बट देखने के लिए कुछ होगा नहीं। जबकि वेरी लेस और नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है कि आप जो पढ़ रहे हो वो वहां पूछे हाँ, तो मतलब ऐसा क्या पढ़ जाओगे आप उस समय पे, ऐसा क्या कितनी पढ़ कित जाओगे, सही बात है। हाँ। तो इस तरह से रहा सर, फिर अपन सिक्स थे तो मेरा 1:30 पे आया, तो ये बोलते हैं 1 बजे खत्म होते हैं, लेकिन नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा लेट स्टार्ट किया, और थोड़ा क्या है कि इंटरव्यू एवरेज 30 मिनट तो सबका चल ही रहा था। आपका कितना तो चला? लेकिन मेरा ये चला कि सर मैं 1:30 पे एंटर हुआ था, 2:06 और 2:07 के आसपास तो मैं निकला था, तो ये 36-37 मिनट मेरा अच्छा। इंटरव्यू करीब करीब चला। तो सिक्स पे मैं एंटर हुआ, एंटर होने से पहले मैंने थोड़ा सा खुद को पंप अप किया कि भाई आपने को जाना है। होता है कि सर एक पियोन आपका दरवाजा खोलता है, और क्योंकि यहाँ मॉक में क्या होता है, अपन खुद दरवाजा खोलते हैं और न्याय कमेंट बोलते हैं। अब हम्म। वहाँ है कि दरवाजा तो उन्होंने खोल ही दिया है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सीधे ही चल पड़े। हम्म। तो हम बस वहाँ खड़े होके, कि मैंने सोच लिया था कि अपन चले नहीं जाएंगे अंदर, आप खड़े होके पूछ लो कि भी मैं आई कम इन और नॉट। एक एक तो वो भी उन्होंने, होता है ना, जैसे मतलब पहले जब जी वेट कर रहे होते हैं तो उसमें एक तो बड़ा वेटिंग रूम होता है जिसमें चार पांच लोग एक साथ बैठे होते हैं। उसके बाद आपको हाँ वहां हाँ से उठा के वो छोटे वाले वेटिंग रूम में रख देता है जहाँ पे आप अकेले होते हो। तो वो भी एक हाँ अलग हमारे, टेंशन वाला माहौल रहता है। वो था आपके यहाँ पे ऐसा कि नहीं था? जी जी, शुरुआत में तो जैसे 21 लोग थे तो बड़ा हॉल था, हाँ। तो तीन जो ऊपर गए तो बाकी थे काफी लोग, तो वहां तो क्या मूवमेंट भी कर रहे थे, पास में कैंटीन वगैरह, किसी को वॉशरूम जाना है तो थोड़ा वॉक वॉक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बोर्ड रूम के बाहर चले गए, तो बोर्ड रूम के बाद 4 या 5 चेयर होती है, 3-4, और वो तो सिर्फ आप लोग ही होते हैं वहाँ पे, 2 या 3 लोग। और वहां से कुछ डिस्टेंस, मतलब मुश्किल से 50 मीटर पे अगला रूम ही होता है। तो आपको हम्म। रूम दिख रहा होता है कि उस रूम के बाहर भी उन्होंने एक बहुत शायद पुरानी टाइम की, जैसे हॉस्पिटल के बाहर लट्टू लगा होता है ना लाल,
ऑपरेशन थिएटर के बाहर। अच्छा, वो लाइट जल रही है। लिटरली वैसी लाइट लगी हुई थी उसमें, और घंटी भी सही ऐसे सही नाइस। तो इस तरह का था माहौल। तो हमने अब इस बारे सर्जरी में हो हमने रही तो है, बहुत सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है अंदर। और लोग भी इस तरीके से हाँफते हुए बाहर आ रहे थे, फर्स्ट 3 कैंडिडेट तो, क्योंकि भाई ये क्या हुआ इनके साथ, कटवा के आए। ये इनका क्या हुआ है, सब मार रहे हैं। बाहर आते ही जिसने टाई पहनी थी टाई ढीली कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, और सीधा पानी ले रहा है जग से, और पानी पानी पिए जा रहा है। मैंने कहा भाई कुछ तो अंदर है। तो पानी भी रखते हैं वहां पे, बाहर आके हाँ, वो पिएगा। बीच में पानी का जग रखते हैं। एक बंदा इतना हड़बड़ा गया था, मुझसे जस्ट पहले था, उसने उसने क्या किया कि पानी पी रहा, जैसे पहले तो नॉर्मल था, हम लोग बात कर रहे थे, जब उसका नेक्स्ट नंबर था, हाँ, तो मतलब एक जना अंदर है और अगला उसका है, तो वो जो 25-30 मिनट उसको वेट करना होता है ना, कि अब नेक्स्ट वो खुद है, उसमें वो ज्यादा घबरा गया। अब 1-2 बार गया वॉशरूम, उसने शर्ट वर्ट कर, मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ, बार बार पानी पी रहा, तो हड़बड़ाहट में उसने पानी अपनी शर्ट पे गिरा दिया, अच्छा। और अगले 10 मिनट में उसका इंटरव्यू। तो तो ऐसा घबराहट ओहो। है कि भाई हाथ कांपते हैं और आप पानी पीते हो तो एकदम से आपको समझ नहीं आ रहा, वो लॉस्ट हो गया था लास्ट। तो मैं कहा तू कूल डाउन हो जा। हम्म। कूलर एक लगा हुआ था उस समय, वो बस भी, तो मैंने कूलर के सामने आ जा, कोई बात नहीं। बोले यार ये गीला हो गया, गीला हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये एक नोट नहीं करेंगे। बोले यार ये भी दिख रहा है। मैंने कहा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, सब सही है। ऐसे करके करके वो कैसे मारे हो बचर जी आप? तो ओके। ये कहानी थी सर वहां तक की। तो अच्छा, फिर अंदर गए फिर तब। हाँ, ये अब वो मेरे से पहले वो थे, उनको ऐसे ऐसे करके हमने भेजा, वो भी किसी जॉब में ही थे, जो भी थे। तो उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला अरे यार सर सही था, मेरा ठीक रहा। मैंने कहा क्या पूछा? तो उस समय मोदी जी के दौरे वाला समय था। बोले यार मेरा तो सारा आईआर पे चला। मैंने कहा यार आईआर तो ये ले गए, अब मुझसे तो नहीं पूछेंगे आईआर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा क्योंकि अब जस्ट आईआर पूछ के फिर वापस अगले से नहीं पूछेंगे, हो सकता है मुझसे अगले से पूछ लें। तो ये हाँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो है अपन करेंगे। थोड़ा वो 2-3 मिनट का वेट होता है कि अगले कैंडिडेट के बीच में, शायद वो कुछ फाइनलाइज करते होंगे, डिस्कस करते होंगे। तो उस 3 मिनट में भी बहुत हार्ट बीट आपकी तेज होती है। आप उस रूम के बाहर खड़े रहते हो, और बस वो 3-4 मिनट, 3 मिनट की वो भी, इमेजिन और भी करते खड़ा रहते है, हो, आप भी खड़े। हाँ, कि अंदर हाँ कैसा हाँ दिखेगा ना, कितनी दूर टेबल होगी, क्या होगा। हाँ, तो वो और हार्ट बीट तेज होती रहती है कि किसी भी टाइम वो घंटी बजेगी और आपको बस एंटर करना है। तो जैसी घंटी बजती है, पियोन अपना दरवाजा खोल ही देता है सीधा। तो अगर बहुत ज्यादा सोचने समझने की चीजें नहीं होती, आप सीधा वही जो आप प्रिपेयर होते हो, मैं आई कम इन करके आप अंदर जाते हो। रियलिटी हिट कर जाती है वहीं। रियलिटी हिट कर जाती है कि चलो ठीक है, हो रहा है अभी फाइनली, ये फाइनल। तो जो भी टेंशन है वो उससे पहले पहले ही होती है। आप जैसे ही अंदर गए तो वो चीज खत्म। एक चीज मैंने यहाँ पे और नोट की, जैसे अब चल ही रहा है तो अपन डिटेल में बात करते हैं कि जैसे अपन अंदर गए तो एक अपने को मॉक वगैरह में सिखाते हैं कि भाई आप जाओ, चेयर तक पहुंचो, और फिर आप उनको विश करो। तो मुझे लगता है कि अगर आपका आई कांटेक्ट हो रहा है ना उनसे, आप चल रहे हो, आई कांटेक्ट हो गया, और विश नहीं तो कर रहे अगर आप फिर विश नहीं कर रहे हो तो वो बहुत ऑड हो जाता है। हो। तो मैं गया हाँ तो हाँ, ये बहुत ही तो मैंने कहा ऐसा रियलिस्टिक मैकेनिकल तो समझ। नहीं करना। वो इंस्टेंट मुझसे जैसे उन्होंने देखा मेरा, तो गुड आफ्टरनून निकल गया। तो फिर मैं निकल उसी गया। सीट के पास मैंने कहा लो आपका गुड आफ्टरनून। क्योंकि ये अपनी तो नाइस था। आदत है ना यार, वही इतने साल से कोई गलती से देख लेगा, हाँ हाँ सर। अरे और ठीक है, और वो बहुत नॉर्मल था क्योंकि चारों मेल मेंबर थे अंदर, तो मेरे को वो लफड़ा नहीं था कि पहले मैम को बोले पहले सर को बोले। यूजुअली जो बोलते हैं कि मैम को पहले बोल दो अरे ये भी और एक फिर अलग बोलो। ही कुछ है ना, वो मैकेनिकल तरीके बना दिया, पहले मैम को बोलो फिर सर को बोलो। हाँ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को भाई जिससे निकल गया वो निकल गया, सर निकले तो सर। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या। हाँ, तो बहुत रियल सा। तो मेरा तो ऐसे निकला, मैंने कहा चलते चलते बोल दिया, उन्होंने भी कुछ नॉर्मली लिया, फिर वहां खड़ा रहा मैं, और उन्होंने बैठने के लिए भी बोल ही दिया। ऐसा कुछ नहीं, वैसे से बोलते नहीं कि जब तक बैठने को नहीं बोला जाए बैठने का नहीं। ये वाली मेरे साथ नहीं हुई। फिर बोलते ही, और लोग बोलते हैं कि लोग ऐसा करते हैं पूरा बैठ के फिर यूं सामने देख के थैंक यू बोलते हैं। मैंने वो थैंक यू भी बैठते बैठते ही बोल दिया था, मैंने कहा थैंक निकल नहीं गया यार, था वो आप भी। यू। वो भी निकल ही गया था। आप पूछो ना पूछो, हम थैंक यू देंगे आप। हाँ, और फिर जो अपन यहाँ मॉक में, जो अपने मॉक इंटरव्यू में सीरियसली अपने को झांकते रहते हैं लोग बाग, और ऐसा उधर मेरे बैठते ही एक नंबर उठ गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई? फिर मेरे को लगा यार 1:30 बजे से बैठे हैं तो नेचर कॉल होगा, पानी पीने का इधर तो उधर थोड़ा वो उठ बहुत तो गया, करना। लेकिन बाकी लोग ने सवाल पूछना चालू कर दिया, या वो भी वेट कर रहे थे कि आएगा नहीं नहीं तब। नहीं, वो नहीं नहीं, बाकी तो चेयरमैन सर सीधे थे, उनके पास डेटा जाता है अपना। हाँ, हाँ। वो डेटा वाली बात मैं बताऊंगा, डेटा कैसे जाता है। डेटा ऐसा होता है कि सर जैसे अपन वहाँ गए तो हम्म। वहां अपन बैठते तो एक फॉर्म हमें देते हैं एक पेज पे हाँ। वो लोग। मुझे पहले आपको थर्मोडोल शायद आपके टाइम में ऐसा होता होगा नहीं, इस बार ऐसा हुआ था, कुछ चेंज हुआ था, आप बताना। कि आप एक कोई फॉर्म देते हैं, उसमें आप फोटो चिपकाते हो, अदर हाँ। देन जो आप लेके जा रहे हो टैब प्लस आपके डॉक्यूमेंट। हम्म। तो उसमें आप फोटो चिपकाते हो, साइन करते हो, लेकिन उसमें ऊपर डिटेल्स लिखी होती है, और ठीक है। उसमें 4 स्क्वायर बने होते हैं और 4 में स्पेस होता है। हम्म। चारों कलर। मैं समझ गया था कि ये वही पर्ची है, बट मैंने देखा यार ऊपर तो नाम वगैरह लिखे हुए हैं। हम्म। तो ये बात तो मैं देखा था यार, ये तो भेजेंगे तो फिर तो जाते होंगे नाम वगैरह। बट मैंने जब देखा कि थोड़ी देर हाँ, बाद उन्होंने उसको फोल्ड करके स्केल से ऊपर का पार्ट हटा दिया, फाड़ देता है, हाँ। फाड़ देते हैं, तो वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट से देख के
एक आदमी बोलता है, दूसरा आदमी लिखता है कि 10th में इसके इतने परसेंट है, 12th में इतने, बिल्कुल। और ये आपका कोटा भी जाता है उसमें कि आप एनजी से हो या नहीं, हाँ। और उसके बाद आपकी जॉब की डिटेल जाती है और प्रेजेंट जॉब डिपार्टमेंट जाता जाती है, है। आपकी पोस्ट, हाँ बस इतनी चीजें जाती है, हॉबी वगैरह नहीं जाती है, ना ही वो पूछते हैं आपसे। तो यही यही होता था हमारे टाइम पे भी था ये। तो ये यही सिस्टम था, वो पर्ची ऊपर उनके पास, तो उन्होंने खुद ही आपका वो भी एड्रेस मुझसे, लोकेशन वगैरह चली जाती है उसमें, आप कहाँ के रहने वाले हो, वो सब। वो भी शायद नहीं जाती। पर नहीं, ये उन्हें उसमें पता था। हमारे टाइम पे उनको पता था कि इनका मतलब लोकेशन, अब वो तो या तो डैफ भी होगा उनके पास। नहीं, हमारे टाइम अभी तो शायद ऐसा नहीं था, अभी पिछला मुझे बता रही हूँ जैसे शायद ऐसा होता होगा। हाँ। अभी अभी तो ये था सर कि भी उसमें उनके पास ये जो परसेंटेज और जॉब की डिटेल थी बस। तो उसके बाद उन्होंने ही बताया कि ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोग्रामर लगे हो, मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल इस डिपार्टमेंट में। तो हम्म। उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ इस बारे में कि भाई मैं वही हूँ क्या, क्या बोलते हैं कि इसको अभी जो प्रोग्रामर की वैकेंसी आरपीएससी में, क्या ये वही है? मैंने कहा कि उनको क्लियर किया कि नहीं सर वो नहीं है, वो हम्म। एक पोस्ट मुझसे सीनियर है, और मैं 2013 में इस तरीके से मैंने लगा था, और इतने सालों से मैं जॉब में। तो बोले कि ठीक है। फिर उन्होंने कॉलेज के बारे में पूछा कि अच्छा आप तो थे भी आईटी में, आपने इसी फील्ड में हो, बीसीए के बाद आपने एमसीए किया, ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि यार फिर तो इसमें, फिर एक चीज और पूछी थी उन्होंने मुझसे, वो शायद उनके लिए मैटर करती हूँ या मेंबर टू मेंबर, उन्होंने पूछा कि आपने ये गवर्नमेंट कॉलेज से किया या प्राइवेट। हम्म। तो मैंने उन्हें बताया कि बीसीए मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी का था, लेकिन कॉलेज प्राइवेट था, और ये जो था एमसीए मैंने एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से किया था। तो हम्म। समहाउ उनके लिए एक अच्छा भी रहा कि एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन था नाम से, वो थोड़ी उन्होंने बोला कि गुड, हम्म। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई उससे। तो उन्होंने ओके। बोला कि ठीक है फिर तो आईटी में तो फिर आप हो एक्सपर्ट, उन्होंने मान लिया। और उन्होंने हम्म। बोला कि फिर आपको टेक्निकल तो नहीं पूछेंगे। अच्छा, तो उन्होंने बोला स्पेसिफिकली कि उन्होंने आपसे बोला टेक्निक। इस तरीके से ना नहीं पूछेंगे, ये तो सब आता होगा आपको, इसी में हो, इसी में जॉब कर रहे हो, ऐसा मतलब इसका अच्छा। कूल था। तो मतलब ऐसी शुरुआत हुई। तो हाँ। मैंने कहा ठीक है, तो क्या पूछोगे? फिर बोले कि यार चलो मैं एक चीज पूछता हूँ यार, कि अभी, और क्वेश्चन उन्होंने ऐसे फ्रेम किया कि अभी रिसेंटली मोदी जी का बहुत बड़ा पोस्टर आया था, ऐसे उंगली उठा के, उंगली उन्होंने ऐसे एक्शन करके बताया कि ऐसे उंगली उठा के खड़े थे और हम्म। बोल रहे थे कि डिजिटल इंडिया के 10 साल हो गए हैं। मैंने कहा हाँ आप जानते हो? मैंने कहा हाँ हो गए सर, ऐसे था। तो हम्म। फिर क्वेश्चन में खुद ही चीज बताते बताते फिर बोले कि यार लेकिन मुझे लगता है कि तो अच्छा नहीं है, कंप्लीट फेलियर है, और इसके आप ये बताओ कि इसके नुकसान क्या हुए, इसके क्या क्या ऐसी चीजें जो अच्छा, गलत हो गई। जो और हाँ, अपन ने ग्रुप में वो एक पीडीएफ शेयर किया था उसके बारे में पूछा था ना, वो जो इसके बारे में 11 ईयर ऑफ गवर्नमेंट, उसी में उनका वो पोस्टर था, नहीं नहीं अंगुली उठाने नहीं, वाला। उसमें नहीं, ये डिजिटल इंडिया के जो 10 साल अलग हो गए, 10 साल कंप्लीट ओके होते हैं ओके फिर ओके। डिजिटल इंडिया के। हाँ, तो उसमें हमने बहुत सारा डेटा आया था, मोदी जी ने बताया था कि कितने किलोमीटर हमने फाइबर बिछा दी, 42 लाख किलोमीटर, हम्म। 97 करोड़ नंबर ऑफ कस्टमर वगैरह। आपको पहले से पता था इसके बारे में, आप पढ़ के गए थे? यस, हाँ मैं बिल्कुल पढ़ के गया था, लेकिन मैं इसके बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छे डेटा फैक्ट्स वगैरह ये तो देख के गया कि हाउ डिजिटल इंडिया इज सक्सेसफुल, इसके अलावा हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वगैरह वगैरह। बट आई वाज हम्म। नॉट प्रिपेयर फॉर कि इसकी कमियां क्या क्या, चैलेंजेस क्या है, क्या ऐसा गलत हो गया इसकी वजह से। तो फिर मैंने वही जनरल बातें बताने लगा कि वही अपना डिजिटल डिवाइड, साइबर फ्रॉड्स, लोगों के खातों से जो नुकसान हो जाता है उसका, डिजिटल अरेस्ट वगैरह, ये सब चीजें, और जो डिपेंडेंसी बढ़ गई है टेक पे, और लोगों की रैशनैलिटी खत्म हो। तो लेकिन नहीं यार, फिर उन्होंने उसी क्वेश्चन को और कंटिन्यू किया कि ऐसा क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था, और क्या अच्छा हो सकता था। और फिर वापस उसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए कि भी अगर आपको बना दिया जाता पॉलिसी मेकिंग, या फिर आपको करना होता ये इन 10 सालों में, तो ऐसा क्या करते जो गवर्नमेंट नहीं कर पाई। हम्म। मैंने कहा भाई ये मेरा पहला ही क्वेश्चन में आ गया दूसरे, मतलब अगले ही मिनट में। तो मैंने कहा मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा, ये थोड़ा ऐसा हो गया। तो मैंने थोड़ा तो समय तो ले लिया, एग्जैक्टली क्या लेकिन उसके बोला आपने? बाद भी, तो इस वजह से क्या है कि इस क्वेश्चन मैंने समय तो ले लिया, लेकिन अब समय लेने के बाद मेरे साथ हुआ है कि ज्यादा याद नहीं आया। फिर मैंने उन्हीं जनरल पॉइंट जो मैंने पहले बताए थे कि यार, मैं बोला कि मैं थोड़ा पहले प्रिपेयर कर लेता लोगों को, ये तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखा उनके चेहरे पर। बोला यार कुछ टेक्निकल बताओ। हम्म। हाँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर टेक्निकल फ्रॉम यू, बिकॉज तुम प्रोफेशनल हो, तो ये तो बहुत जनरल बात है। मैंने कहा ठीक है। वापस मैंने कोशिश की कि सर टेक्निकली तो मेरे को एक दो मेरे प्रोजेक्ट की कुछ चीजें याद आ गई। डिपार्टमेंट में हमने क्या था कि वी सेट जो है ना, सैटेलाइट बैंडविड्थ ली थी। तो जब तक हम उसको कमीशन करते गांव में, तो तब तक बीबीएनएल की फाइबर पहुंच चुकी, तो ये कोऑर्डिनेशन की जो कमी थी, इसकी वजह से इकोनॉमिकल लॉस में क्या उसको बचाया जा सकता था। ठीक है, हम्म। मोरलेस वो मीडियम से सेटिस्फाइड दिखे। फिर वापस उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया कि डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस के बारे में कुछ बात की। व्हाट इज ई गवर्नेंस? तो मैंने बताया कि बेसिकली क्या है, कैसे सर्विस देना इंटरनेट के थ्रू लोगों के ऊपर, क्या फायदे हैं, क्या है चीजें, क्या नोट किया तुमने। तो मैंने उसको बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से कि भाई ई गवर्नेंस को डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट के थ्रू समझाना चाहूंगा अलग अलग। हम्म। और मेजर मैंने क्या चेंज देखा, तो मैंने बोला कि जैसे एक राज वीसी है, तो मैंने ये देखा कि 13 में जब मेरी पोस्टिंग थी, तो वीसी वाला प्रोजेक्ट नहीं था इतना। तो कलेक्टर्स की मीटिंग के लिए ब्लॉक से लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती, तो जो अब कम हो गया। दूसरा ई गवर्नेंस, राजकाज, ई मित्रा, इनके एग्जांपल देते हुए मैंने जो चीजें बताई, तो बोला ठीक है लगभग नाइस। लगभग सेट। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ,
मुझे लगता है कि ये हम पे थोप दिया गया है, हम पे इम्पोज किया गया है हम पे मतलब वो उन्होंने बोला जबरदस्ती। कि मैं इसी गवर्नेंस के इस डेमो से या ये जो भी बातें हैं इन सब चीजों से ही हाँ एग्री नहीं कर रहा। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये हम पे इम्पोज कर दिया, हमें नहीं चाहिए था। हाँ। तो आपको क्या लगता है? तो मैंने कहा कि नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। कि मैंने ऐसा फर्मली बोला, तो उन्होंने फिर वो वाई में नहीं गए वापस। उन्होंने नाइस थोड़ा था। देखा और फिर उन्होंने वाई नहीं गए, उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने मतलब जो आपने है इसके असर्टिव ऊपर। जवाब दिया इस पे। इस पे मैंने बोला कि नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने बोला तुम्हें क्या लगता है? उसने बोला कि यार मुझे लगता है कि ये सब ऐसा सही नहीं है, हम पे थोप उसने दिया बोला गया है, मुझे ये लगता है बकवास है, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता हाँ, तो मतलब इसमें उन्होंने ये बोला कि हम पे थोपा गया है, ये हमें नहीं चाहिए था। है। हाँ। तो लेकिन बीइंग अ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मैं ऐसा बोलूँ तो मुझे तो उसको डिफेंड करना ही था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं। तो फिर उन्होंने नहीं पूछा कि क्यों नहीं, हमको लगा इसमें तो बता देगा। नहीं, पर एक बात बताओ, एक ये जनरल हाँ मेरी क्यूरियोसिटी है, क्या ये जरूरी है कि आपको हमेशा कि बीइंग अ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय या बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब आपको गवर्नमेंट की हर चीज को सपोर्ट करना ही पड़ेगा? मतलब आप उसमें कोई भी बहुत मेजर फ्लॉज या ये नहीं बता सकते, क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग ही गवर्नमेंट है ना। ये फ्लो तो बताने का मतलब तो ये तो एक अपने आप को आप इल्यूजन में रखना हो गया ना कि आप मान के चल रहे हो कि जो भी गवर्नमेंट ने किया है सब कुछ बढ़िया ही नहीं है नहीं, और इसमें एकदम सब। इसमें सर ये हाँ हाँ बिल्कुल ये है कि आप गवर्नमेंट जो करती है ना, सोच समझ के करती है। और जो इसमें मेजर चीज है ना, जैसे अब ये तो इसमें है ना, वेग था भी नहीं कि डिजिटल इंडिया में आप गलत जाओ तो वो गलत ढूंढने वाली गलत है। मेजरली नहीं नहीं, सब पॉजिटिव ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैं आपका आंसर कैसा रहा होगा, मैं तो एक जनरल ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ नहीं, कि क्या जनरल एक, मैंने एक जगह ऐसा ओपिनियन लिया भी था सर, मैं उस पर अभी एक मेरे क्योंकि पास है कि मेरा ये मानना है कि अगर मान लो आप लोग जब एक किसी के भी गवर्नमेंट के टाइम की बात चल रही है और उसकी पॉलिसीज को, बट उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन पॉलिसी फेलियर्स तो होते हैं ना, ये तो सच में है। नहीं अगर बिल्कुल आप इस होते हैं चीज जैसे को हाँ मानते ही नहीं हो, क्योंकि फिर इसमें फिर सिविल सर्वेंट की पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी तो कहाँ गई? आप फिर सरकार बिल्कुल चेंज हो जाएगी, फिर आप उस सरकार के, तो यहाँ तो आपने एकदम इस तरह से बात कर दी ना कि अभी सरकार है, हम सरकार के कर्मचारी हैं, तो इसलिए कोई चीज गलत नहीं हुई होगी। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इंटेंशन, मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूँ। जैसे है ना कि उन्होंने बोला ना थोपना, तो थोपना इज रॉन्ग। और जैसे आपका क्वेश्चन था जनरली, जैसे आपको अगर लगता है ना कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो रियलिटी हम्म। में होती है चीजें, तो एक ऐसा हम्म। क्वेश्चन था। तो मैं उसको बीच में ले लेता हूँ। एक मेंबर ने मुझसे पूछा था विच इज रिलेटेड टू उस दिन की जो न्यूज खबर थी कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थी, तो हम्म। उन्होंने क्या किया था कि वो बुक्स के ऊपर बयान दे दिया था कि भाई वो बुक्स हमें चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा इशू था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा एक मैटर है, आज पहले उन्होंने इस बारे में मुझे पूछा कि क्योंकि सुबह वाला मेरा बैच था, हम्म। तो चांसेस है कि आप अखबार पढ़ पाओ नहीं। उन्होंने पूछा कि यार आज का अखबार पढ़ा था क्या आपने? मैंने कैसे पढ़ा, तो है कि एक ऐसी खबर आई थी रिलेटेड टू कुछ मैटर चल रहा है ये आपके पाठ्य पुस्तकों को लेके। तो मैंने कहा हाँ चल रहा है सर, मेरे को ध्यान है उस बारे में कि एक बयान है, क्या है वो मैटर, पहले तो उन्होंने खुद ही पूछा। तो उसके बारे में बता दिया कि सर ये इस तरह से शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि भाई तो बोले कि क्यों बोला उन्होंने। तो बताया उनको कि इस बुक्स के अंदर, बुक थी जो 12th के बाद में, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद में क्या मैटर है, लोग थ्रू द वेरियस प्राइम मिनिस्टर उसको एक्सप्लेन किया गया। लेकिन जो इनका जो है अभी गवर्नमेंट का कहना है कि जो बीजेपी के थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी, उसमें उनको कम दिया है, उनकी फोटो नहीं छापी है और कम डेटा उनके बारे में। तो ये उनका कहना है। बोला आपका क्या कहना है? तो यहाँ पे मैंने बोला कि सर मेरा ये कि उनका मत उनकी तरफ हो सकता है, लेकिन जो बुक्स छप चुकी हैं हम्म। और सत्र चालू हो चुके हैं, और तो कुछ मेरे को डेटा याद था कि 4 लाख से ज्यादा कुछ बुक्स हैं छप चुकी हैं। हम्म। तो मैंने बोला कि इतनी बुक्स हैं तो इनको इस सत्र में तो पढ़ाएं आप, और फिर अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट है तो उसको नेक्स्ट सत्र से आप कर दीजिए। फिर उन्होंने वापस क्रॉस क्वेश्चन किया, तो बोले कि एक ये काम तो शिक्षाविदों को होना चाहिए था, इतिहासकारों का होना चाहिए। तो वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं ऐसा? तो अब उसमें उनका बोलना गलत नहीं है बिल्कुल। तो आप इसमें अलग अलग स्टैंड ले सकते थे। मैंने कहा कि सर वो एक शिक्षा मंत्री हैं, तो उनकी हैसियत से उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्यों, तो और उनको जो सही लगा उन्होंने उस तरह से कहा। तो इसमें तो गलत है कि पॉलिटिकली उसमें है ये बिल्कुल ऐसा है। तो मैंने कहा सर ये कहना, मैंने फिर इसमें ये बोला कि सर ये कहना कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस ऐसे डिसीजंस में नहीं होता, ये 100% नहीं होता, ये कहना गलत होगा। मेरे को ऐसा लगता है कुछ इन्फ्लुएंस जरूर होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने, लेकिन होना न्यूट्रली, आप जो कह रहे हो वो होना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा, मैंने स्टैंड लिया था उसमें। ओके। तो ये आप ऐसा कह सकते हो, मतलब कि जो मुझे लगता है कि आप बता दो कि सर ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली, बट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हाँ। आइडियोलॉजी के डिफरेंस तो होते ही हैं पार्टीज के, तो उस अकॉर्डिंग सब थोड़ा थोड़ा चेंज कर ही देते हैं। तो इस तरीके से रहा। जैसे फिर जो चेयरमैन सर के उनके क्वेश्चन तो लगभग इसी बारे में थे। फिर उन्होंने आगे फर्स्ट मेंबर की तरफ इशारा कर दिया कि सर आप बताएं। तो ई गवर्नेंस वगैरह के बारे में उन्होंने जो, मतलब मोटा मोटी उनका ये रहा है कि उन्होंने एक तरीके से डिबेट करी इस बारे में कि यार सही है कि नहीं है, क्यों है, क्या है परफॉर्मेंस वगैरह ई गवर्नेंस के ऊपर। फिर जब नेक्स्ट कुल मेंबर मिला से के आए, आपसे बातें की हैं उन्होंने? उन्होंने बातें की इस डिस्कशन बारे किया, में, ओपिनियन डिस्कशन की। सीधे तो सीधे ओपिनियन मांगी आपसे चीजों को लेकर के, या फिर कई जगह पे उन्होंने डिसएग्रीमेंट भी जाहिर हम्म। किया? हाँ, डिसएग्रीमेंट भी जाहिर किया हम्म। उन्होंने।
फिर जब नेक्स्ट ये मेंबर भी की मेरे किया को तो लगता है उन्होंने कि ना ये जजमेंटल का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम भी आपको भी ये बताने का कि हाँ हम डिसएग्री करते हैं, अब आपका क्या रिएक्शन रहेगा वो निकालने के लिए भी ये किया हो सकता है। हाँ, तो फिर हम्म। ये भी होता है कि एट मोमेंट आप पहला आंसर देते हो या फिर जैसा होता है तो उनका भी डिसाइड हो जाता है मन में कि चलो लेट्स टॉक और लेट्स मतलब क्या करें। लेकिन टॉक वाला हमेशा हम्म। इंटरव्यूअर के लिए भी इजी रहता है, आप इंटरव्यू इजी बना देते हो उसके लिए अगर आप बात कर पाते हो तो उसको Right. कम क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे। तो ये ऐसा फॉर्चुनेटली मेरे साथ तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट मेंबर होता है तो वो एक रहता है कि आप ये क्या पूछेंगे। बट मेरा स्टार्ट ही बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे पूछा कि एक रिसेंट में इंस्पायरिंग मूवी है अभी उसके बारे में आप जानते हो। तो मैंने तो सीधा बोला कि सर आई थिंक यू आर रेफरिंग सितारे जमीन पर मूवी। तो हम्म। बोले कि हाँ। तो बोले कि क्या है इंस्पिरेशन उसमें। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो, क्योंकि मैंने कोई ललन टॉप पे इंटरव्यू देख लिया था आमिर खान जी का, और वो बढ़िया। मैंने बोला कि सर ये आमिर खान जी का मूवी है, उससे पहले भी तारे जमीन पे बहुत अच्छी मूवी थी। इसके अंदर ये हम्म। ऑटिज्म वगैरह की बात हुई थी बच्चों के नाइस। बारे में। तो बोले कि तो इसमें उन्होंने बोला इसमें इंस्पायरिंग क्या है, ये क्या हम्म। इंस्पिरेशन है। तो फिर वही कि मैंने कि इनको जो है बच्चे ऐसे हैं तो उनको सोसाइटी में बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार मिलता है। इवन देयर जो पेरेंट्स हैं वो उनको डिसोन कर देते हैं और उस तरह से इन पे ध्यान नहीं दिया जाता। हम्म। तो ये मूवी क्या कर लेगी, मतलब उनके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मूवी से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है क्या हम लोगों का माइंड। मैंने कहा यस सर, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि और ऐसी बहुत सारी मूवीज जिन्होंने सोसाइटी में चेंज लेके आए हैं। तो आप ये मानते हो कि सोसाइटी में मूवीज से चेंजेस आ जाते हैं। मैंने कहा यस सर, इन्फ्लुएंस होती है मूवी। फिर उन्होंने बोला कि तो फिर ऐसी मूवीज बनती हैं जिसमें वायलेंस होता है, क्राइम होता है, तो उससे भी होते होंगे। तो मैंने कहा हम्म। यस सर, इन्फ्लुएंस तो उससे भी होते हैं। तो फिर वो क्यों बनाते हैं, उन मेकर्स का, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का क्या माइंडसेट है जो ये ऐसी मूवी बनाते हैं, क्यों करप्ट करना चाहते हैं सोसाइटी को। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि यार वो करप्ट नहीं करना चाहते, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट और थ्रू वो सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं कि जो है एक्चुअल में। तो और वो उस वार्निंग के साथ करते हैं कि 18+ के लिए है और उसके लिए है, तो उनकी ऑडियंस अलग होती है। नहीं, और पर दूसरा किसी ये भी कि मूवी में जो भी बैड कैरेक्टर होता है अल्टीमेटली वो तो हारता ही है, तो जीत तो कभी भी हाँ नहीं होती। ये, एक मोरल ये ऑब्लिगेशन मूवी में होता ही है कि एक अच्छा एक हैप्पी और सही एंडिंग हाँ एक मतलब राइट एंडिंग। ये ओटीटी में थोड़ा ये आजकल ऐसा होता नहीं सर। आजकल तो विलेन को थोड़ा सा महिमा मंडन भी हो जाता है। तो वो मैंने माना उधर थोड़ा सा कि सर ऐसा तो होता ही है जरूर, क्योंकि गलत से गलत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उनका जो माइंडसेट पूछा तो मैंने बोला कि भाई फिल्में समाज का आईना होती है। मैंने एक लाइन बोल दी। नाइस तो नाइस। उससे उनको वो बड़ा यूं लगा कि अच्छा ये तो आपने बड़ी वैसी बात कहती है, ऐसा कैसे होता है, कहाँ है ऐसी सोसाइटी, हमें तो नहीं दिखती। मैंने नहीं हम्म। देखा कि इतनी तरह गाली गलौज, ये वुमेन के साथ ऐसा अत्याचार। तो मैंने कहा सर जैसे एग्जांपल है मिर्जापुर, सेक्रेट गेम्स और वो सब मूवीज हैं, तो वो जिन लोगों के बारे में है, जिनकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो वहां तो यही लैंग्वेज यूज होती है और यही सब चलता है। ऐसा फर्मली बोला ना तो फिर उन्होंने बोला, हंसने लगे, बोले हाँ ठीक है चलो। तो इस तरीके से वो इससे सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ चलो ऐसा है। कुल मिला के इसी बारे में, तब ओटीटी के बारे में भी यही बात हुई कि वॉयलेंस वगैरह क्यों बताते हैं। और उनका जो मोटो के बारे में उन्होंने पूछ ही लिया था। और ये सब चीजें इन्होंने पूछा लगभग। और शायद फर्स्ट मेंबर ने तो मुझसे यही बातें की थी, और बीच में कोई याद आएगा तो मैं बताता हूँ सेकंड मेंबर ठीक की है। तरफ उन्होंने। तो इस यहाँ तक मुझे लगा कि यार इंटरव्यू तो ठीक चल रहा है, आधा इंटरव्यू हो गया, 2 मेंबर मतलब आधा। तो फिर आप थोड़ा सा वापस एक उसमें आ जाते हो कि अब चाहे खराब भी हो जाए। लेकिन अब वही है कि हम्म। फिर बात डिस्कशन होती है तो अगले में भी फिर वही क्राइम अगेंस्ट वुमेन चाइल्ड क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रीजन क्या है, मेन वुमेन के अगेंस्ट क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं। तो फिर मुझे ये तो याद आया कि ठीक है, वही क्लासिकल एग्जाम्पल तो होते ही है। उन्होंने खुद ही क्या? बिहार का नाम ले दिया था। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है बिहार को यूज करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा फ्रेम किया। ये सुन के क्वेश्चन उनके लंबे लंबे होते थे, बताते बताते लास्ट में वो वाई या हाउ पूछ लेते थे। तो फिर मैंने बोला कि सर आपने, फिर मैंने बोला कि सर इसके कुछ क्लासिकल कारण तो है ही, जैसे कि पोवर्टी हो गया, आपकी पॉपुलेशन हो गया, आपके रिसोर्सेज की कमी वगैरह, जैसे आपने सर बिहार का नाम लिया। तो हम्म। वहाँ पे यही रीजन है मोस्टली। तो उनको हम्म। वापस उनको बिहार भेज के फिर मैंने बोला कि बट जो अभी कारण है, फिर मैंने वापस किया जैसे सर कह रहे थे कि डिजिटल इंडिया का नुकसान। तो मैंने कहा कि डिजिटल इंडिया की वजह से एक चीज फैक्टर और जुड़ जाता है इसमें, मतलब पोर्नोग्राफी। आप उसमें पुराना क्वेश्चन उठा करके जवाब में ले आए। हाँ। नाइस तो फिर मैंने बोला कि नाइस। सर इसमें पोर्नोग्राफी और ऐड करना चाहता हूँ, वो बड़ा रीजन है। तो उन्होंने एक बार तो बोला क्या। तो फिर वापस बोले कि अच्छा। मैंने कहा सर पोर्नोग्राफी। तो बोले ओके, क्यों कैसे। तो मैंने कहा सर मुझे ऐसा ऐसा है, स्टडीज भी है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे इन लोगों को पकड़ा जाता है ना जो क्राइम करता है, तो उनके जब फोन वगैरह जब्त करते हैं तो उसमें ज्यादातर ऐसा कंटेंट पाया जाता है। तो ये इससे इन्फ्लुएंस होते हैं ज्यादातर। तो ये भी एक फैक्टर अच्छा। है ऐसे करके। ये मतलब मैं ऐसी बात ही कर रहा था ना, जैसे आपसे कह रहा हूँ, उससे थोड़ा सा डाउन टोन होगी मेरी, या फिर थोड़ा नर्वसनेस तो हमेशा रहती है देखो। तो लेकिन लगभग लगभग यही थी वहां पे भी। फिर वही कि क्या चेंज ला सकते हो, मैंने कहा कि माइंडसेट में चेंज की जरूरत है। और तो बोले किसके, और किसको चेंज करने की जरूरत है। मैंने कहा मैन को, वुमेन को तो मैन को चेंज होना है यहाँ पे। इस तरीके से बात थी। दूसरा हाँ, ये मीटू पे बात हुई थी एक, उन्होंने फर्स्ट मेंबर ने मुझसे पूछा था कि मीटू के बारे में सुना है। तो मैंने कहा बिल्कुल सुना है, क्या है तो मीटू, तो वाई मीटू, मीटू अब क्यों।
तो फिर ठीक है, मैंने बताया कि ये रीजन है, वो अभी बता देना चाहते हैं कि ऐसा पास में कभी हुआ था। तो वो तो उसमें उनका ही नुकसान है, समाज उनकी बुराई करेगा, पहचानेगा, तो 10 साल बाद बोलती है तो उनके लिए तो गलत ही है। तो फिर मैंने कहा सर यही सोच तो बदलनी है, यही तो चेंज लाना है हमें, कि बताना चाहिए उनको, तभी तो हिम्मत मिलेगी दूसरे जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो हम्म। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल चीजें, तो मैंने सर सीधा यही आंसर दिया कि सर यही बदलना है हमें एक्चुअली, कि इससे ना डरें, और मीटू से हिम्मत मिलती है एक दूसरे को। तो ये लकीली मेरे लिए यही चीजें नहीं। एक फिर एक मेंबर ने, उन्होंने पूछा कि बच्चे जो कोटा में सुसाइड कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से घूमता रहा इंटरव्यू इस तरीके, तो बच्चे सुसाइड करने की वाली बात होगी, क्यों है, क्यों करते हैं बच्चे सुसाइड, तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन छोड़ दिया, क्यों करते हैं। तो हम्म। मैंने वही कि भाई खुद की माँ बाप की जो एस्पिरेशन, बच्चों पे ये प्रेशर कि आईआईटी नहीं तो कुछ नहीं, और फिर खुद का पीयर प्रेशर, और बच्चे, मैं बोला कि सर आजकल तो बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं, पहले तो मैं ऐसे बात की ना, जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ कि पहले तो 12th के बाद जाते थे, अब तो छठी के बाद जाने लगे हैं। और हम्म। इतने छोटे बच्चे, इतना प्रेशर, और फिर जो वहाँ की कंडीशन होती है रूम्स की बहुत छोटे, और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता उनको। तो, हम्म। तो ऐसे करके मैंने बोला कि ठीक, इसलिए सुसाइड करते हैं। तो फिर बोले कि ऐसा कोई एक्ट वगैरह राजस्थान गवर्नमेंट का है। तो मैं उनको बता रहा था, उसमें बीच में केसरी सिंह जी इन पर इंटरप्ट तो करते थे कि एक्ट का हम्म। पूरा नाम बताओ। अच्छा। तो मैंने कहा एक्ट का पूरा नाम तो मुझे नहीं नहीं पता। तो अच्छा ठीक है, प्रोविजन बताओ। तो मैंने कहा एक बताया, तो और ऐसे करके पूछने लगे मुझसे। तो फिर मैंने बताया, तो मैंने कहा अब तो मुझे इतना ही याद है, फिर मैं कुछ जनरल बताने लगा, मतलब दो ये तीन जो बता। रिसेंट कोचिंग भी लाया था उसके बारे में बात हो रही है, यस वही यस, था। उसी के बारे में। अब वो वही है ना कि बच्चे सुसाइड ऐसे कड़ी कड़ी जुड़ती जाती है, इनके मन में जो आता है वो थ्रो कर देते हैं। ऐसे करके लाया, और बात उसमें जो कि रिसेंट कोचिंग भी था उसमें दूसरी कुछ और ही बातें, मतलब ऐसे 8-8 घंटे की क्लासेस नहीं होगी, और वो हाँ, अब वो बेसमेंट पब्लिक में डिस्प्ले क्लासेस। मार्क्स वगैरह सब, हाँ वो सब चीजें थी। हम्म। और साइकोलॉजिकल वो चीजें, फिर मैं कुछ जनरल बोलने लगा कि सर इस तरह से होगा, वो तो बोले कि नहीं नहीं, उनको उनके दिमाग में कुछ और थे, मुझे नहीं ध्यान था कि उन्होंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है अपना इसी इसी के लिए। तो हम्म। उन्होंने बोल ही दिया मुझे कि यार आपने मेरा वीडियो नहीं देखा क्या। यार हम्म। बाई चांस मैंने देखा होता तो और अच्छा होता, मैंने कहा सर शायद देखा, मैं नहीं देखा, इस तरीके से अब मैंने इसका कंफ्यूज। मतलब उनके वीडियोस भी देख के जाओ। हाँ, आप अगर देख जाते तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इतना इसके बारे में बता रहा था ना, सुसाइड कोचिंग वगैरह ये सब, तो उनको लगा शायद देखा हो। तो अच्छा अच्छा। ऑब्वियसली ये पर्सनल टच से हर कोई इंप्रेस होता ही है। हाँ, तो तो उनको वो लिंक शायद, रिलेट करके होगा शायद बातें। हाँ अगर कर जाते तो बहुत अच्छा रहता, मेरा शायद वो नहीं हुआ। अच्छा। फिर इस तरह से इनके बारे में बात हो रही थी, और कोचिंग वगैरह, क्रिमिनल क्रिमिनल के बारे में बात हुई थी कि बच क्यों जाते हैं, कि और जस्टिस और जुडिशल सिस्टम के बारे में बात हुई। तो कि हमें क्या करना चाहिए इनको करने के लिए, फास्ट ट्रैक जो फास्ट ट्रायल्स होते हैं ना, उसके बारे में बात की उन्होंने, कि फास्ट ट्रायल होने चाहिए कि नहीं है, फास्ट में तो हड़बड़ाहट में तो जल्दी कर देते हैं डिसीजन, तो हम्म। कैसे करने चाहिए। तो वही है, और फिर वही बात की जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भी है। तो मैंने कहा सर ये वैसे बहुत डिबेटेबल टॉपिक है आपको, मतलब मैंने वही बोला कि सर न्याय का मेन सिद्धांत ये है कि चाहे कोई अपराधी मतलब बच भी जाए, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर हम्म। उसमें तो टाइम लग जाएगा। मैंने कहा सर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, फास्ट ट्रायल जरूरी नहीं है, उसको आप इंफ्रा बढ़ाओ, और मतलब वो अपने टाइम से काम ले, उसमें डिले ना हो, मतलब पेंडिंग जो पाइल ऑफ केसेस होते हैं ना उसकी वजह से जल्दी हो जाए। वो समझ गया, बीच में इंटरप्ट कर देते हैं आपको, आप अच्छा। सही डायरेक्शन जाते हो तो काट देते हैं कि चलो ये बताओ, फिर ये बताओ, फिर जुडिशरी कैसे इंप्रूव करें वगैरह, तो पूछे तो मैंने। फिर ये सब बातें करते करते कि क्रिमिनल क्यों भाग जाते हैं, बच जाते हैं, कि जल्दी फास्ट ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए, वो कसाब का पता था उसको क्यों नहीं फांसी दे दी हमने जल्दी, इतना टाइम लग गया, 2-2.5 साल लग गया उस चीज को, जबकि वो तो दिखती चीज थी। तो और या फिर वो बच जाते हैं लोग बाग। तो मैंने कहा कि सर वही है कि अपना सिस्टम है, और पूरा डेमोक्रेटिक वे में उनके पास राइट है, और हियरिंग के राइट है, तो लॉ में वो सुनते हुए जाते हैं, रूल ऑफ लॉ वगैरह सब चीजें। तो और दूसरा तो फिर रूल ऑफ लॉ है, तो रूल तो है ना कि उनको फांसी देनी चाहिए, तो क्यों नहीं दे देते, बच हम्म। क्यों जाते। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही दिक्कत होती है, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस की वजह से ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, कि बाद में उनपे कार्रवाई बच जाते हैं, लूप होल निकाल लेते हैं जो लॉयर होते हैं बड़े बड़े, तो वो इस तरह से डिबेट करते हैं कि बच जाते हैं। तो बोले, ठीक है। इस तरह के सिटीजनशिप एक्ट और एनआरसी की बात हो रही थी, तो मैं जैसे उनको बता रहा था, उन्होंने मुझसे एकदम से एनआरसी की फुल फॉर्म पूछ ली बीच में केसी जी। तो हम्म। एनआरसी की फुल फॉर्म मैं उस टाइम नहीं बता पाया, मतलब मैं नेशनल रजिस्टर ऑफ ये सिटीजन की होता है जगह रेजिस्टेंस पीक प्रेशर, रेजिडेंस पीक प्रेशर को इसी को बैठा बोलते गया। तो मुझे लगा कि यार मैं नहीं बता पाऊंगा, एक सेकंड सोचा, मैंने कहा कि सर मुझे इस बारे में अभी नहीं पता, तो मतलब उनको इतना एकदम मुश्किल से, मुश्किल क्वेश्चन तो बता दिया आपने, हाँ, सिचुएशन बेस्ड चीजें बता दी, और अचानक से एक फैक्ट आ गया, और हाँ। इजी सा उसमें वो नहीं बता पाए। तो फिर मुझे लगा कि यार अब ज्यादा अटकूंगा फिर बताऊंगा, इसके लिए अभी एक सेकंड में मैंने कहा वो कि सर अब वो मैं, तो ठीक है, पर आपको वो क्लिक नहीं किया उसी समय पे तुरंत, जबकि क्लिक वो नहीं कोई किया मुझे, मुश्किल काम नहीं था। मुश्किल नहीं था। अब वो है कि हमारे रिसेंट मेमोरी में भी नहीं था, एनआरसी और सिटीजनशिप के एक्ट थोड़े से उस समय नहीं थे, पुराने चल हो रहे थे, गए, हाँ। पुराने हो गए थे। तो ठीक है, वो अब क्लिक नहीं हुआ, तो मैंने उसके लिए भी सॉरी बोला है, 2-3 क्वेश्चन के लिए मैंने सर बोला कि सर मुझे नहीं पता भी। तो वही इसके अलावा फिर इन्होंने शायद, मुझे यही याद आ रहा है कि पूछा था। और उसके अलावा फिर जो थर्ड मेंबर थे वो शायद साउथ इंडिया से थे।
तो मुझे उनका ध्यान आया कि हाँ ये है। उन्होंने सीधा यही चालू किया कि वो थोड़ा बड़ी मुश्किल से हिंदी बोल पा रहे थे, ज्यादातर इंग्लिश में ही सेंटेंस बना रहे थे अपने। तो मैंने भी कोशिश की उनको जितना हो सके इंग्लिश में ही जवाब दूं, थोड़ा बहुत बीच में सेंटेंस जहाँ मुझसे नहीं बने तो मैंने इंग्लिश कर लिया, बट मोस्टली इंग्लिश में ही उनको कोशिश की बताने की जितनी। बट इसमें मैंने अटका नहीं जाता कि यार अपन अटक ही जाए, ओके। क्योंकि ना सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस नहीं है यार, इतना फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश में, तो इस हम्म। वजह से ऐसा ना हो कि आंसर अटक जाए। ठीक। तो मैंने बस टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में और थोड़ी बहुत कर दिया, मतलब उनको इस तरीके से जवाब देने की कोशिश। तो उन्होंने मुझसे वही पूछा था कि वाई राजस्थानी आर सो सक्सेसफुल एंड एवरीवेयर हर जगह। तो मुझे समझ में आ गया कि यार एक साउथ इंडियन मोस्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, उनके वहाँ राजस्थानी है एक्चुअली। अच्छा। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि हाँ है तो हाँ स्पेशली सर साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट, और इस तरीके से मैंने देखा है कि वो लोग क्यों है क्या है और क्यों में, फिर उन्होंने एक नहीं और रीजन बताओ और रीजन बताओ। तो इस तरीके से उस पर बता बात चली। तो फिर मैंने बहुत सारे रीजन जब खत्म ही हो गए तो मैंने बोला कि सर राजस्थानी है ही, हम बहुत अच्छे ऑप्टिमम यूज करते हैं रिसोर्सेज का, हमें हमारे अंदर है वो प्राइड है और क्या डिग्निटी। बात है, क्या बात है। तो इस तरीके से कुल मिला के वो जब भी और कह रहे थे मैं कुछ ना कुछ निकाल के ला रहा था, चाहे वो रिलेवेंट हो कम हो बट मेरे को लग रहा था कि मेरे को कुछ अरे आंसर आ जाना चाहिए बढ़िया बढ़िया। बी बचा इस तरीके सर, से। आप जी। आप रैंक रैंक लेके जा रहे हो सर, बहुत रैंक अच्छे तो रैंक लेके जा रहे बहुत बहुत धन्यवाद नेपोलियन जी, लेकिन रैंक तो मेंस के मार्क्स पे भी डिपेंड बहुत करती है। नहीं नहीं, अगर मेरे को आपके लगता है मेंस कि में 262 आ रहे होंगे और इंटरव्यू में आ जाएंगे आपके 80 70 तो आ ही जाएंगे, 80 तो अनरियलिस्टिक है। हाँ 70 के आसपास तो छू जाएगा। 70 अगर उन मेरे को यहाँ वो जो अपन बात कर रहे थे ना हाईएस्ट -10, तो वो मुझे हाँ उम्मीद है कि हाईएस्ट -10 की उम्मीद है, तो वाली हाईएस्ट कैटेगरी अगर में तो पहुंच गए आप, हाँ वो तो सेकंड हाईएस्ट पे तो पहुंच गए। मतलब अगर वो सबको 70 दे रहे हैं तो मुझे 60 दे देंगे, 75 दे रहे हैं तो 65 भी दे सकते हैं, 60 से 65 के बीच की रेंज की। बट ये ऐसा ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो देखो सर अब रिजल्ट ही बताता है और कई नहीं बार नहीं, एक सरप्राइज कर। एक रेंज होती है वो वाली जो वो मार्क्स होते हैं 80+। तो वो वैसे नहीं आते, वो आप वो कितने अच्छा इंटरव्यू दे दो वो नंबर अलग तरीके से आते हैं, वो वो तो कृपा से अलग आते हैं। तरीके से हम उस हाँ। बारे में बात नहीं करते, तो हाँ सही। कृपा वाले नंबरों को हटा करके जो बेस्ट पॉसिबल है वो हाँ शायद उससे उस 10 रेंज में आप लाइक कर सकते हो। कर सकते हैं सर अभी। बाकी तो देखो उनको कितना लगा पर्सनालिटी वाइज, और कैसा लगा कैसे जज किया उन्होंने, हम देखते हैं। वो तो आप नहीं बता सकते। बाकी मुझे ज्यादा नेगेटिव मेरे को नहीं लगा कि उन्होंने ऐसा देखा हो। कई जगह थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि उनको मेरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी या कुछ और भी अच्छा बताए हर क्वेश्चन में। तो हम्म। डिसअपॉइंटमेंट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एक्सेलेंट ही जा रहा था, बट नहीं तो जो वो हमारे डिसअपॉइंटमेंट जो थी वो तो मतलब वैसी थी ना यार, उसके मन में कोई बात चल रही है वो कि वही बोल दे। अब वो वो तो तो खैर हाँ। कोइंसिडेंटली होता है ना, वो इंटेलिजेंस का जी जी। उसमें क्या रोल है। खैर वो तो नहीं है बिल्कुल इंटेलिजेंस। हो इंटरव्यू में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इंटरव्यू में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके मन में जो चल रहा है क्या आप वो तो बोल पाएगा, हाँ, हाँ और इतनी वो अच्छे बड़ी से कर मतलब ही नहीं जो बचा देना। इतना जो केओस चल रहा है उसके बीच में खुद को बैलेंस करके चल पाना, पहले तो वही मैनेज कर पा रहे हो, तो वो मेन बात है। तो हाँ जी एक हाँ के जी बाद हाँ एक जी। आपके तो ऊपर ऐसे बाउंसर आ रहे हैं और आपको सारे जवाब भी देने हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी। इसीलिए इसीलिए मैं तो सेटिस्फाइड था सर कि अपना तो अपन यही देखो, हर स्टूडेंट यही सोचता है कि हमारा खराब ना हो जाए, हाँ हमारा इंटरव्यू बिगड़ ना जाए, हमारा स्मूथली मेरा निकल एक जाए। मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ जैसे वो लोग, जैसे केसरी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ पूछ के वो रुक जाते हैं या फिर इशारा करते हैं क्या दूसरे वाले को पूछने का, या फिर हाँ। बिना इशारा किए नहीं नहीं जिसका मन इशारा करता है वो पूछ लेता है। इशारा करते हैं, बोलते हैं जिनकी तरफ इशारा करते हैं। तो हाँ जैसे उन्होंने सबसे पहले अपने लेफ्ट की तरफ इशारा किया कि आप पूछे, तो लेफ्ट में हाँ उनके 2 मेंबर थे, राइट में एक थे, 4 मेंबर थे। तो लेफ्ट में भी जब 2 थे, दोनों में हाँ से एक जना स्टार्ट कर देता है पूछना, तो फिर वो तो अगले 10। उनका फ्लो बन चुका होता है इतने सारे इंटरव्यू लेकर के कि कैसे कैसे किस तरीके से कैरी आउट करनी है। हाँ पहले चेयरमैन हाँ। दो चार बातें स्टार्ट कर देगा, फिर बीच में भी घुस जाएगा, एंड में फिर से पूछ लेगा। एंड में फिर बाकी से आ एक जाता एक है। फ्लो मेंटेन रहता है कि हाँ अब आप फिर आप, और बाकी एक आदमी पूछता है, 3 आदमी ऑब्जर्व करते हैं या अपनी बातें करते रहते हैं। अब जैसे ऑब्जर्व बिल्कुल करते हैं। मेरे टाइम पे तो बीच में वो 2 लोग आपस में बात भी करने लग गए थे और एक तीसरा बंदा इंटरव्यू ले रहा था, वो चल ही रहा था, वो रुका नहीं। तो ये भी हो जाता है। हम्म। कभी वो कभी तो मैंने बिल्कुल सुना है सर। कई सारे लोगों के बीच में इंटरव्यू में चाय आ जाती है, तो फिर वो चाय पे ध्यान देते बिल्कुल। हैं। हम्म। और ये बहुत बहुत वहाँ कैजुअल सा माहौल होता है। आप जो यहाँ सोचते हैं कि बहुत जैसे मैं बता रहा था कि मेरे वाले में 3 में से एक एक बंदा करके वॉशरूम जा रहा था, एक एक वापस आ रहा था, हम्म। कंटिन्यू इंटरव्यू चल रहा है, आपके बीच में ये हो रहा था, फिर थोड़ी देर में बैठ गया अगले 10 मिनट में। तो चेयरमैन साहब भी गए अब थे क्या उठ के? ये ये बड़ी चेयरमैन मजेदार साहब शायद नहीं गए, चेयरमैन साहब नहीं ये गए, बड़ी बाकी 3 लोग। मजेदार बात है। हाँ क्योंकि यार 1:30 बज गए थे देखो सुबह से, वो भी 10 से बैठे होंगे, बीच में चाय पानी पिया होगा तो सही है, जाना ही होता है। सिर्फ तो लोगों के है ना, लोगों के वहां है ना जो आ रहा होता है लेकिन वो अपने आप से जा रहे होते हैं, आपका ध्यान इस पे था कि कौन कौन जा रहा है। लोगों के है ना जो पसीने आ रहे होते हैं ढंग से। आप हाँ ये देख रहे हो कि कौन कौन जा रहा है, किस लिए जा रहा है। नहीं किस किस को आ रही है, वहां लोगों को आ रही होती है, यहाँ आप देख रहे हो कि उनमें किस किस को आ रही है। ये सही हाँ था। नहीं ये मेरा थोड़ा अपन जो कहते हैं ना अपना जो एड्रेनल हमारी मदद करता है एक्चुअल में। आप वहाँ हम्म, वहाँ पे अच्छा करके आते हो अपने मॉक्स से, तो
क्योंकि यू आर सो अलर्ट आप हर क्वेश्चन के लिए, तो वो बहुत सारे में आपकी मदद भी करता है, बट आपको ना अलर्ट के साथ काम रहना है। तो ये एक बड़ी वो चीज रहती है। कई बार आंसर क्लिक हो गया बट शांत हो जाना है और धीरे से निकालना है उसको। खुश नहीं हो जाना है कि अरे आ गया मेरे को, तो अभी अभी फेंक के मारता हूँ। तो ये कंट्रोल करना। और या फिर ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आता उस टाइम भी वापस वैसा ही रहना कि यार कोई बात नहीं, नहीं आता, स्माइल के साथ। ये बड़ा थोड़ा सा होता है। ये आप मॉक में प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। तो फिर वही उन्होंने जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने फिर वही बहुत डिबेट करने लगे कि यार आपके बहुत क्राइम होते हैं यहाँ पे और वीकर सेक्शन के पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, क्यों होता है, क्या होता है, एनसीआरबी के डेटा में आप लोग टॉप करते हो, ये टॉप अमंग स्टेट में, और ये। तो मैंने कहा कि सर वही है कि हम लोग काम कर रहे हैं वीकर सेक्शन वगैरह पे, तो होता है थोड़ा बहुत वुमेन के अगेंस्ट की भी भाई, ये सारी प्रथाएं तो हैं, बट फिर आपने वही स्टैंड ले लिया कि प्रो राजस्थानी नहीं, मैं तो डिफेंड करूंगा, बोल देते हैं हाँ हो रहा है, नहीं, हो रहा मैंने है, क्राइम बोला हो रहा कि है सर साहब। होता है, क्राइम क्राइम हो रहा है बिल्कुल, लेकिन मैंने ये बोला है कि सर वो कम हुआ है, मतलब काफी जगहों पे, और स्थिति जो वुमेन की है वो भी सुधार हुआ है। एमएमआर के मेरे डेटा साथ ये देखें। बैलेंस्ड अप्रोच थी कि आप सरकार में हो तो आपको हर समय सरकार को तो डिफेंड करना ही है, आप सरकार के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा आप क्यों क्यों नहीं जा पॉजिटिव नोट सकते पे आप रहना। सरकार के खिलाफ? ये यही तो नहीं बात है, आप वहां पे एज एन इंडिपेंडेंट आप सोचो कि आपको पॉलिसी मेकिंग के लिए बिठा देंगे, अब आपको हाँ पॉलिसी में फ्लॉज ही नहीं पता चल पा रहे। नहीं, फ्लॉज तो आप बिल्कुल बताओ। मैंने बताया ना कि क्राइम जो है ना, जैसे मैंने ये बताया, जैसे क्राइम जैसे वुमेन वाली चीज थी, हाँ, वो बताने का तरीका आपका इस तरह से हो सकता है कि आप उसको बैलेंस तरीके से बताओ, पर आप उसको रीजन, हाँ बिल्कुल। तो मैंने बस ये बोला कि सर ये जो जैसे जो है ना, ये चाइल्ड मैरिज वाली बात है, तो चाइल्ड मैरिज में मैंने बोला कि सर ये कल्चर का पार्ट रही थी, तो उसको धीरे धीरे उसमें चेंज होने में टाइम लग रहा है, और अभी बहुत ज्यादा हद तक हमने उसको कंट्रोल किया है। और दूसरा ये है कि जो वीकर सेक्शन है उस पे लिए भी बहुत सारे काम तो हो ही जा रहे हैं, और अभी भी बहुत सुधार आया है। सब चीज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नोट में खत्म किया, उसके क्वेश्चन ही मतलब इस बढ़िया तरीके हो से। गया आपका। मैं तो हमें तो यही लग रहा है अभी तक आपके इसके सारे जवाब जो हैं आपने बहुत बढ़िया सधे हुए दिए हैं और बैलेंस करके दिए हैं ढंग से, मतलब गिरने नहीं दिया हाँ, कहीं पे भी, खराब कुछ नहीं क्योंकि होने वो दिया। गिराने की कोशिश, तो एक एक और उन्होंने पूछा था इन्हीं मेंबर ने, जो कि आपको अगर एसडीएम बना दिए तो फिर आप ये जो क्राइम क्राइम की बात चल रही थी, तो आप कैसे कम कर लोगे, मतलब आप कैसे अवेयर करोगे वुमेन की कंडीशन वगैरह। तो मैं वुमेन की कुछ स्कीम्स और लीगल वो बताने लगा, बीच में रोक दिया कि ये तो है, तुम क्या करोगे। तो ऐसा मत बोलो कि इनको इम्प्लीमेंट करूंगा, तो कुछ और बताओ। तो मैंने कहा कि मैं कुछ और का मतलब, फिर मैंने बोला कि सर फिर और तो ये तरीका बचता है कि मैं आईटी याद आता है, तो मैं आईटी का यूज करूंगा थोड़ा सा, और इसके अलावा कुछ इनोवेटिव तरीके, क्रिएटिव, मेरे को याद तो नहीं है इनोवेटिव क्रिएटिव क्या करूंगा, तो आईटी का यूज करूंगा। फिर मैंने बोल दिया कि नुक्कड़ नाटक वगैरह, तो ठीक है वो जो भी बोला, मैंने कहा कि क्योंकि फिर मैंने उसको ऐसे बोल दिया क्योंकि क्रिएटिव वगैरह से लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं और चांसेस रहते हैं कि उसको ज्यादा सुने, और सुनेंगे तो हो सकता है कि चांसेस ज्यादा है कि उसको माने। तो ऐसे कुल मिला के इस तरीके से, क्योंकि स्पेशली मैं क्या करूंगा अलग से मेरी तरफ से। और फिर हाँ, मुझे ये भी याद आया था कि जैसे वुमेन वगैरह के है, तो वो एक टी विद कलेक्टर और टी विद एसडीएम में बोले कि ऐसे कुछ में कुछ ने किया था, तो ऐसे अच्छा। मैं पर्सनल वे में मोटिवेट, ये भी मुझे याद आया, अभी याद आया कि हाँ ऐसे मैंने बोला था, तो मैं तो ऐसा भी कर सकता हूँ। फाइनली आपका जो कितने मिनट चला ये इंटरव्यू? ये ये सर 36 37 मिनट तो चला ही था, इतना 35 प्लस चला था। ओके, तो ये काफी अच्छा, मतलब सुनने में मजा आ गया, सही बात तो ये है, और वहाँ उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा होगा ये। हाँ तो बस ये यही, थर्ड हाँ, मेंबर का था, फिर लास्ट उन्होंने चेयरमैन जी ने इसको समाप्त कर दिया था कि आपने ना तो कोई हीरोगिरी दिखाई, ना कोई आप कोई समाज सेवक बने, ना कोई आप वहाँ अवतार बने, आप एक सिविल सेवक की तरह गए, जिसकी बिल्कुल वास्तविक समस्याएं थी, वास्तविक से लगते से समाधान थे, और कुछ चीजों में आपने मोटिवेट गया है एक तरह से। इन्होंने और प्रेजेंस ऑफ यही माइंड का मांगता भी, है जो आयोग है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा यूज किया है, कई जगहों पे इन्होंने चीजों को लिंक किया है। बहुत, जैसे एक तो वो प्राइड वाली हम्म। बात की, तो वहां इन्होंने, मतलब वो वाली बात थी वहां, बहुत बहुत ही वो 100% माइंड था कि उस क्वेश्चन पे वो वाली हाँ, चीज बोलना। हम्म। अब वो तो देखो सर उसका इम्पैक्ट क्या आता है वो तो। हम्म। बातें तो आपने इम्पैक्टफुल खैर कर दी हैं, सर, तो पता चलेगा, देखते हैं क्या जब मार्क्स आएंगे। हाँ, अब अभी पर अभी बाकी जैसे होता है कि हाँ, थोड़ा जिस अपने हिसाब से मेरा बात, उस हिसाब से ना हुआ डिलीवर हुआ हो। अपने व्यूअर भी बताएंगे फिर वो तो, कि कैसा लगा इनको हाँ सुन करके, इम्पैक्टफुल था कि नहीं था। बाकी ओवरऑल अबव एवरेज मैं तो मानता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने भी, उन्होंने बिल्कुल। खुद ही ये बात लास्ट में चेयरमैन सर ने यही बोली थी कि आपका, हमने काफी टाइम हो गया, उन्होंने वॉच की तरफ देखा और बोला कि उन्होंने, कि यार टाइम हो गया, हमने आपसे कुछ पूछा नहीं, हमने, उन्होंने सारी चीजें गिनाई वापस की, हमने इसके बारे में बात की, जो जो टॉपिक्स है ना, शायद उन्होंने नोट किया हो तभी, वरना उनको उसी ऑर्डर में याद तो नहीं रहे होंगे। तो हम्म। उन्होंने बताया कि ये चीजें आपने डिस्कस की, मोस्टली आपका डिस्कशन चला है, हमने ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछा। फिर उन्होंने एक लास्ट क्वेश्चन पे खत्म कर दिया कि आपको अगर आरपीएस दे दिया जाए तो भय बिन प्रीति ना होए गोसाई, ऐसे करके दोहा है कोई, तो बोले आप उससे कितना सहमत हो और कितना मानते हो इस चीज को, कि या फिर इसको कैसे यूज करोगे टाइम क्राइम कम करने के लिए। तो वही मेरा लास्ट आंसर दिया, फिर आप खत्म हो गया। तो मेरा यही आंसर था उसमें कि भाई
पुलिसिंग मस्ट बी स्मार्ट, मैंने कुछ सुना था ये कहीं पे मोदी जी का वाक्य था। मैंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिसेंटली ऐसा बोला था, पुलिसिंग मस्ट बी स्मार्ट। यार स्मार्ट में जो एस है वो स्ट्रिक्ट बट सेंसिटिव है। और दूसरा ये कि अपने पुलिस का ध्येय वाक्य भी मुझे याद आ गया कि वही अपराधियों में भय राम जन विश्वास। बोले हाँ ठीक है ठीक है, पुराना पूरा उन्होंने बीच में इंटरप्ट कर दिया कि आपका हो गया, आप जा सकते हो। वही फिर ओके। अपना थैंक यू बोल के मैं वहां से निकला। मुझे याद आया कि सब अच्छा जा रहा है, तो अंदर घुस के वापस जाते हुए भी गेट को ढंग से बंद करूं, क्योंकि अच्छा ही गया, मेरे को लगा नॉर्मल निकल गया। चलो चलो ये बढ़िया यार है। करके रहा। अपना भी अब फिर टाइम तो पूरा क्या होता जा रहा है। तो हाँ बहुत नेपोलियन जी, लंबा। हाँ नेपोलियन जी कंक्लूड कर दो बस, और कुछ व्यूअर्स के लिए स्पेशल बोल दो आप। हम्म, तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि बचर जी का इंटरव्यू था और 10 जुलाई को था वो। और उससे 2 दिन पहले है ना जो इसी डिसरप्टर ग्रुप ने उनका एक मॉक टाइप का इंटरव्यू लिया था, वो भी काफी अच्छा गया था। और उससे भी अच्छा इंटरव्यू है ना जो आयोग में इनका गया है घुघरा का। तो मुझे लगता है कि ये काफी ही अच्छा एक इनको सुनना भी काफी अच्छा लगा और उन्हें भी काफी अच्छा लगा होगा। तो सारे लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर आपने बिल्कुल शांति से दिए, और ना आपने कोई ज्यादा कुछ कहा ना उसे कुछ कम करने की कोशिश की। जहां आपको रुकना था वहां आप रुके। और अंत में आपने है ना जो पहले बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक आप लगातार अपने उस मोमेंट के साथ रहे, वहां उस प्रेजेंस में रहे। ये आपकी सबसे बड़ी जीत रही। और यही डिसरप्टर्स का एक ध्येय वाक्य भी है कि डिस्कस डिकोड डिलीवर। हमने डिस्कस किया, फिर हमने डिकोड करने की कोशिश की, और हमारे बी बचर जी ने इसे घुघरा घाटी में जाके और केसरी सिंह जी के बोर्ड के सामने डिलीवर किया। बहुत बढ़िया। तो ये यही है आज का। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल। तो थैंक यू थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का पता चले। अभी तो बहुत कुछ आएंगे, डिसरप्टर सही में डिसरप्ट करने वाले हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। ठीक चलिए। है सर। ओके, थैंक यू ओके सर। नेपोलियन जी, बुचर जी। थैंक यू थर्मोडोन जी, नेपोलियन जी, और हमारे व्यूअर्स का भी थैंक यू, धन्यवाद। आप हमें देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। हम और वीडियोस लेके आएंगे आप सबके लिए। हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार, सत श्री आदाब। अकाल, आबाद। आबाद नहीं, आदाब। आबाद। ऐसे होता है। ये आदाब सदाब आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे ही आरपीएससी ने नई वाली डेट्स और उसमें भी बोल्ड वाली डेट्स जो आई है उसके बाद से आबाद आदाब सब हो गया अब हमारा। ऐसे होता है सर। नहीं तो ऐसे होता बढ़िया है है। ना। भर भर के भर्तियां आई हैं अभी तो आरपीएससी में। हाँ। आरपीएससी और सरकार का एक है ना जो अच्छा सा वो है कि हमें है ना जो 10 नहीं देनी, हमें एक एक करके 10 बार देनी है। ये तो लड़के क्या लगे ही रहेंगे अब। अरे अब कल तो क्या परसों दे दिया वो यार वो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड हम्म, ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, जितनी ग्रेड हैं सारी दे दी। पुलिस एसआई, इतनी। पटवार एसआई। हम्म, और वही फोर्थ है ग्रेड तो ऐसा दिया है कि हमारे हमारे मुंह से भी फोर्थ ग्रेड निकलता है। फोर्थ ना। ग्रेड नहीं। क्या है ये फोर्थ ग्रेड? तो फोर्थ ग्रेड P1 फोर्थ है ना। ग्रेड ये है कि आप आपके ऑफिसों में जो अभी कोई संविदा पे भंवरलाल जी बनवारी जी कोई ऐसे काम कर रहे होंगे, वो अब सरकारी आएंगे। अच्छा नो नो अच्छा। ऑफेंस टू भंवरलाल जी। कोई हम्म, भी। नहीं नहीं यार, हमारे यहाँ भंवरलाल जी तो डबल ए लगे हुए हैं। अरे भाई साहब, ये वो मैं भंवरलाल। जानता हूँ कि हमेशा भांति भांति के भंवरलाल। यस। ये तो वो है भांति कॉमन है भांति के नहीं, भंवरलाल। पश्चिमी राजस्थान में तो भंवरलाल। यस। हमारे नो। यहाँ कजोड़ है। नो भंवरलाल वाज हर्ट। नो नो भंवरलाल। भंवरलाल, हाँ, ड्यूरिंग ये मेकिंग देना दिस पड़ेगा। वीडियो। सही बात सही बात है। है। तो वो थोड़ा ऑफिशियल वाला हाँ, कर लेते हैं अब, है इसको तो काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा नहीं क्या? नहीं कोई बात यदि नहीं, ना ना। पीछे अरे पीछे जोड़ क्यों देंगे, नहीं, पीछे सही। पीछे ना जोड़ ना देंगे। ऐसे चलने दो इसको, कोई इशू नहीं है। अब लोगों को लगना चाहिए कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं या दे चुके हैं परीक्षाएं, वो अपने जैसे बंदे हैं, अपनी तरह बातें करते हैं। ऐसा ये कोई नए चमत्कार नहीं है। हाँ नहीं, हम नहीं। सही जैसे बात है। चमत्कारों को भी पता नहीं होता कि हमारा क्या होगा। सही बात अरे तो ये है। कोई कौन सा चमत्कार है यार? आप बताइए सर। अभी तक तो कोई टर्मिनोरियन जी, चमत्कार हुआ नहीं है। आपको देखो, आपको 2018 में पता था क्या एग्जैक्टली कि हो ही जाएगा? ऐसा तो देखो, एग्जैक्टली। जो भी एग्जाम देता है ना, उसको पता हो नहीं हो वो यही मान हाँ के तो चलता हाँ। है। तो वो क्या? हो जाए अगर, हम्म वो यही मानता है पास तो होंगे। अब हम्म अगर वो हो जाए तो वो सिद्ध पुरुष हम्म मान लिया जाएगा हम्म जी की इनकी जबान पे तो हम्म, सरस्वती थी। हाँ। और जो फेल हो जाए तो आप सब जानते हो कि हाँ उसे क्या कहा जाएगा। सही इसमें दो बात तरह के है। लोग होते हैं। एक वो कि थोड़ा डाउन हाँ प्ले करता है पहले कि यार नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होता तो फिर बोलेगा मैंने कहा था नहीं हुआ, और हो गया यार तो ये उस बात बात को बताओ, हाँ, भूल नहीं तो उसको डाउन प्ले कैसे हाँ। कह सकते हो आप? मतलब वो तो रियलिस्टिक उस पे होना है कि, भरोसा उस पे हाँ। भरोसा उस पे भरोसा कैसे किया था? हाँ। ये बात है ये, अरे नहीं तो आप भरोसा डाउन, तो कि वो किसी का ही नहीं। पर आपको खुद को क्या लगता है, खुद नहीं को है भी ना। तो लगने लगने वाला होता है ना।
यार नहीं मैंने नहीं तो नहीं कर दिया, नहीं, गजब का खुद कर दिया, और मैं तो खुद फर्स्ट ही को तो ये आऊंगा। लगता है कि मेरे को तो हमेशा लगता ही यही है कि यार अपन तो कट ऑफ पे ही है, अपना कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा। मेरे को तो ये फीलिंग आती है कि यार वो जो 260 नंबर है वो 262 मेरे ही तो नहीं कहीं। नहीं आपके नहीं है 262, तो नहीं होंगे आपके, वो आपके बाद भी और भी लोग होंगे। पर यार ओबीसी वाला तो 260 हो भी सकता है ना वही। वही बात है, हो सकता है ना सर। हम्म। हाँ तो 260 हो गए आपके, तो तो समझ जाओ फिर आप, भाई आप 2000 में तो ऐसा इन हो ही जादू गए हो ना। जाए, लेकिन इस ऐसा बार जो जादू हो कह रहे जाए। हैं कि अब वो है कि इतना क्लोज है ना सर कि अगर मैं 262 खुद को मान रहा हूँ, चलो मानो, क्योंकि वो तो है ही। इंटरव्यू तो 85। इंटरव्यू 85 मत भी मानो, तो आप ये मानो कि 7-7 नंबर एक पेपर में ज्यादा आ जाना हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है। 7 7 नंबर, हम्म। एक हाँ तरफ तो पर आप बोल पेपर। रहे हो यार आप 262 पे हो, और फिर 7 7 नंबर, 7 नंबर तो बहुत बड़ी जंप नहीं, मैं होती है। सब्जेक्टिविटी वाली बात बता रहा हूँ सर कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, उसमें हाँ 30-40 क्वेश्चन एक पेपर में होते हैं करीब। तो 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में 7 नंबर बढ़ जाना, ये मुझे लगता है कि कोई वैसी बात नहीं है कि 7 नंबर कोई बड़ी चाहिए, तो 7 चौक 28 नंबर हो जाते हैं। नहीं यार क्या देखो, कोई। आप तो ये मानो ना, हम्म। जो मिनिमम मार्क्स क्या मिलता है, मिनिमम जो है ना इनका, लीस्ट काउंट वो 1/4 है, मतलब 0.25। अब आप 7 नंबर कैसे ला रहे हो? अगर 40 क्वेश्चन है, 0.25 का अगर आपको हर एक क्वेश्चन में मिलता है तो 10 नंबर बढ़ेंगे, हाँ तो ये तो है हर ना? एक क्वेश्चन में 10। तो हर एक क्वेश्चन तो में आपको तो मिल नहीं सकता, तो आप 28 नहीं क्वेश्चन में ले नहीं। रहे हो 40 में से, हाँ मानो। अगर लीस्ट काउंट नहीं को ही मैं काउंट करते हैं। नहीं लेकिन जो आपने हाँ लीस्ट काउंट को लिखा है आपने कि कई बार क्या होता है कि कई जगह ये 0.4 भी नहीं होगा और कई जगह एक ही बढ़ जाएगा सीधा। आपने 3 जोड़े वहाँ 4 मिल गए, या कई जगह आपने आपको, कई जगह आपका 1.5 का आधा भी हो जाएगा। हाँ तो लेकिन होगा। 262 से नीचे जाने का स्कोप तो है ही नहीं ना, क्योंकि 262 तो आपने मान ही लिया। 262 तो आपके आए हैं। हाँ। आप ये आए, ये तो आए ही है तभी आप कट ऑफ पे हो। नहीं तो ठीक आप है। सीधे ही 7 7 क्यों मान रहे हो? आप एक एक नंबर से बढ़ाना चालू करो, 4 नंबर ज्यादा है तो 266 है, फिर दो हाँ, दो अगर नंबर चार ज्यादा है नंबर अगर। हाँ तो 8 नंबर ज्यादा हो गया सीधे। हाँ तो अब आपके कट ऑफ से, 270। हाँ कट ऑफ से अगर आप ये मानो कि हर एक पेपर में 2 2 नंबर ही ज्यादा है, हाँ आपके दो सौ ये सत्तर हमारे नंबर है दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज, ये हमारे दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज देख रहे हैं। मल्टीपल 40 करोड़ यूनिवर्स। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है। मल्टीपल अलग अलग तो यूनिट। हाँ तो यार वही कल किसी ना, परसों में यूनिवर्स में मैं वो, एसडीएम भी हूँ, किसी यूनिवर्स में मैं रिस्ट से बाहर भी हूँ। किसी। किसी यूनिवर्स में तो पर आपकी बात प्री ऐसी भी है। निकली है। सही बात है। और किसी यूनिवर्स में क्या पता मैं ये सब भी नहीं दे रहा हूँ। सुनो, ये, ये यार एक तो है ना, नेपोलियन जी को नेटवर्क में आना चाहिए यार, कोई छत वत पे चल जाए मैं कोई ऐसी। नेटवर्क में हूँ क्या? अरे हेलो। फ्रांस सही की बात। क्रांति वाले हैं ना, ये हमारे साथ के हैं, उस टाइम पे नेट हाँ नहीं यार, था ना। क्या? इसको तो मैं कुछ भी गांव नहीं में था उस गांव में टाइम। स्केलेटन कर दूंगा इसका। ये पहले सब गांव में है ना, जो वो करना पड़ेगा हमें। क्या। हमें गांव वाले ही थे वो जेकोबिन्स थे जो। हाँ ये जो 3 तरह की क्लास थी, कौन कौन सी थी वो। 3 तरह की क्लास तो पहले थी, ये जेकोबियंस तो बाद में आए थे, फिर वो मिडिल क्लास वाले। हाँ ये तो सब मतलब पूरी जो फ्रांस की रिवॉल्यूशन के बाद है ये नेपोलियन जी का हाँ मेन तो। नेपोलियन जी तो सारी रिवोल्यूशन हो गई, सब हो गया, सारी सरकारें बन गई, बिगड़ गई, सब राइट्स वगैरह मिल गए, फिर नेपोलियन आया कि अच्छा तुमने सेट कर दिया मेरे लिए मामला सारा, हाँ, अब आते हैं। ऐसा नेपोलियन जी का मुंह वहीं अटक गया, ऐसा लग रहा है ये नेटवर्क की खोज में निकल चुके हैं। नेपोलियन जी अभी क्रांति करने गए हैं, गुलेटिन हो गया इनका। इनका। मुझे लगता है कि इंटरव्यू की बात के लिए तो एक और चालू करना पड़ेगा, नेपोलियन लेफ्ट। नेपोलियन का कट गया, जोड़ो यार नेपोलियन को। नेपोलियन लेफ्ट चैट। नेपोलियन को जोड़ कह सकते हो, खुद ही जुड़ेंगे अभी। तो ये है सर। ये है तो